नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11. Which branch of biology studies heredity and variation? क्लियर. इसमें आपसे पूछा गया है कि which branch of biology which study heredity and variations. फर्स्ट ऑप्शन एनाटॉमी. ये आपको पता ही है कि हमने बहुत बार इसको डिस्कस किया है कि स्टडी ऑफ द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जिसमें एनाटॉमी के अंदर आता है एनाटॉमी. ठीक है. और फिजियोलॉजी, ये आपको मैंने बता ही दिया है. स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स किसके, इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म. ठीक है. बॉडी क्लियर है. एनाटॉमी करते हैं ना जब हम वहां पे जाते हैं हॉस्पिटल के अंदर, वहां पे डिपार्टमेंट होता है. ठीक है. नेक्स्ट इज फिजियोलॉजी. फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ किसमें, किसके स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ ऑर्गन. हमारे जो ऑर्गन है बॉडी के अंदर उनकी फंक्शनिंग को स्टडी करना. ठीक है. वो इसमें आ जाएगा फिजियोलॉजी. क्लियर है. नेक्स्ट आते हैं हम जेनेटिक्स. इसमें हम किसको स्टडी करते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि जेनेटिक्स के अंदर जो वर्ड है, एक वर्ड है जिस क्या है वो वर्ड, जीन्स. स्टडी ऑफ जीन्स. क्लियर. और जीन आपको पता है डीएनए आरएनए सुना है. डीएनए और आरएनए वो क्या है, जेनेटिक मटेरियल है. अब वो हमारे किस में आते हैं, हेरिडिटी के अंदर. हेरिडिटी क्या है कि ट्रांसफर ऑफ करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग. पेरेंट्स के करेक्टर ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होना, वो किस में आएगा, हेरिडिटी में. और क्या कौन ट्रांसफर करता है, किसके थ्रू ट्रांसफर होता है, क्या ट्रांसफर होता है, जो हमारा डीएनए है वो ट्रांसफर होता है. क्योंकि डीएनए क्या करता है, रेप्लिकेशन करता है. डीएनए अपनी कॉपीज बनाता है और रेप्लिकेट करने के बाद जैसे ही सेल डिवाइड होती है तो उसके साथ जो हमारी जब मियोसिस जो है वो सेल डिवीजन जब हम करते हैं पढ़ते हैं सेल डिवीजन, उसमें आती है माइटोसिस एंड मियोसिस. और मियोसिस के अंदर क्या होता है, जब सेल डिवाइड करती है गैमेट फॉर्मेशन होती है तो उस टाइम पे हमारा जो डीएनए है या क्रोमोसोम है वो हाफ हो जाते हैं. किसमें हाफ हो जाते हैं, मियोसिस के अंदर. क्लियर. जो मियोसिस है वो एक पार्ट किसका है, टाइप है सेल डिवीजन का. ठीक है. तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो डीएनए है वो ट्रांसफर होता है. ठीक है. सेल डिवाइड होगी, सेल का जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, मियोसिस के अंदर हाफ हो जाएगा, डीएनए और क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे और वो फिर नेक्स्ट जो न्यू सेल बनेगी उसके अंदर ट्रांसफर होंगे. क्लियर. तो ये जो करेक्टर है वो करेक्टर किसमें आएंगे, हेरिडिटी. और ये जो हमारी ट्रांसफर होता है करेक्टर्स का, ठीक है, वेरिएशंस किसमें आते हैं. आपने स्टडी किया होगा कि रिप्रोडक्शन में दो टाइप की होती है. टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में एक आता है एसेक्सुअल, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. आपको क्लियर होना चाहिए कि एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है इट इज द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल के अंदर वेरिएशंस नहीं होंगे. क्लियर. वेरिएशंस किस में क्रिएट होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर. क्यों, क्योंकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर किसकी फॉर्मेशन होगी, गैमेट्स की. और जब गैमेट बनते हैं तो गैमेट की जब फॉर्मेशन होती है तो वो अपने साथ क्या कैरी करते हैं, क्रोमोसोम्स को कैरी करते हैं. ठीक है. और वो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, फिर वो हमारे ट्रांसफर होते हैं पेरेंट से. जैसे ही क्या होगा कि जो मेल और फीमेल है, पेरेंट है, जो मेल होगा उसके क्या होंगे, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे, फीमेल के भी क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे. आपको पता ही होगा कि जो क्रोमोसोम नंबर है वो कितने होते हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर, 46 होते हैं. बट जो मेल है उसके क्या हो जाएंगे, हाफ 23 और फीमेल के भी 23. और फिर जब फ्यूजन होगा गैमेट का फ्यूजन होगा, जाइगोट की फॉर्मेशन होगी और उसमें क्या हो जाएंगे कि जो क्रोमोसोम नंबर है वो कंप्लीट कितने हो जाएंगे, फिर टोटल 46 हो जाएंगे. 23 मेल पेरेंट से आएगा और 23 क्रोमोसोम फीमेल से आएंगे. ठीक है. मेल और फीमेल के क्रोमोसोम गैमेट के थ्रू मेल गैमेट कैरी करेगा, जो कि स्पर्म एक मेल गैमेट है, वो अपने साथ 23 क्रोमोसोम कैरी करेगा. और जो फीमेल गैमेट है ओवा, जिसको हम एक्सेल बोल सकते हैं, तो वो क्या कितने क्रोमोसोम कैरी करेगी, 23. तो वो फीमेल गैमेट है वो भी 23 और मेल गैमेट भी 23. और जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगी, व्हाट इज द फर्टिलाइजेशन, द फ्यूजन ऑफ अ गैमेट्स. मेल एंड फीमेल गैमेट का जब फ्यूजन होता है तो उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं.
और फर्टिलाइजेशन से क्या होगा, जाइगोट की फॉर्मेशन होगी और जो क्रोमोसोम नंबर है वो कितने हो जाएंगे, फिर 46 हो जाएंगे। तो इसका आंसर जो आएगा आपका वो आ जाएगा जेनेटिक्स, ऑप्शन सी। जेनेटिक्स इज द स्टडी, इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी द स्टडीज हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। क्लियर है सभी को, अच्छे से क्लियर होगा, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। इसमें जो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द इन्वायरमेंट। अभी मैंने जो बैक स्लाइड थी हमारी, पीछे जो हमने जो स्लाइड की थी, उसमें हमने देख कई बार हमारे सामने ये आ चुकी है ये टर्म इकोलॉजी। इकोलॉजी भी क्या है, एक ब्रांच है बायोलॉजी की। इकोलॉजी में हमने देखा था इको, इको का मतलब होता है इकोसिस्टम। रिलेट किया करो आप, जैसे ही रिलेट करोगे टर्म को, इकोलॉजी। क्लियर, यहाँ से फर्स्ट जो वर्ड है इको, इको मतलब इकोसिस्टम, ठीक है, स्टडी ऑफ इकोसिस्टम। और व्हाट इज एन इकोसिस्टम, आपको ये क्लियर होना चाहिए कि इकोसिस्टम है क्या। व्हाट इज एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम इज द इंटरेक्शन, इट इज द इंटरेक्शन, इट इज द इंटरेक्शन, किसकी इंटरेक्शन, बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट, ये सराउंडिंग। क्लियर, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ आपके सामने जो हमारा क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वही मैंने आपको यहाँ पे लिख दी है, और यही हमारी इकोसिस्टम की डेफिनेशन है। और इकोसिस्टम क्या होता है कि जो लिविंग और नॉन लिविंग और थिंग्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो नॉन लिविंग के साथ इंटरेक्ट करते हैं किसी एक एरिया पे, मान लिया अगर वो रह रहे हैं वहां पे, लिविंग और नॉन लिविंग की जो इंटरेक्शन है वो क्या फॉर्म करती है, इकोसिस्टम। क्या बनता है, इकोसिस्टम बनता है। क्लियर, और इकोसिस्टम की जब हम स्टडी करते हैं वो किस में आएगी, हमारी कौन सी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में आएगी, इकोलॉजी में। किस में आ जाएगी, इकोलॉजी। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 12, इकोलॉजी। क्लियर है यहाँ तक, वेरी गुड, अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे रिस्पॉन्ड टू, वो किसको रिस्पॉन्ड करते हैं, ये हमने किया था, लास्ट पॉइंट हमने किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कि रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। हमने एग्जांपल्स भी किए थे, हमने देखा था क्या होता है कि रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई का क्या मतलब है कि जैसे हमारी आंखों पे लाइट डलती है तो हमारी आंखें क्या हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं। तो हमारी आंखों ने क्या किया, हमारी बॉडी ने क्या किया, रिस्पॉन्ड किया। क्या किया, रिस्पॉन्ड किया। किसको रिस्पॉन्ड किया, स्टिमुलाई। क्लियर, तो ये आंसर आ जाएगा स्टिमुलाई। क्लियर, लिविंग ऑर्गेनिज्म दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। क्लियर है सभी को, मशीन्स को रिस्पॉन्ड करना, मेटल्स, रॉक्स, ये आपके इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 13। क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is an example of multicellular, वेरी गुड, ये वेरी गुड, बहुत अच्छे। आपको मैंने बताया था कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल्ड हैं, और मैंने एग्जांपल भी राइट करवाए होंगे आपको। एग्जांपल्स में यहाँ से आप के जो एग्जांपल हैं वो आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। अमीबा, ये आपका क्या है, यूनिसेलुलर। क्या है ये, इट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्लियर, बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया भी क्या है, सेम। ह्यूमन बीइंग, वी आर, हम क्या हैं, मैं क्या हूं, मैं भी एक मल्टी सेलुलर हूं। क्या हूं, मल्टी सेलुलर। क्यों, क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर अलग अलग टाइप की सेल्स हैं और इसीलिए मैं क्या हूं, मल्टी सेलुलर। मेरी बॉडी क्या है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसकी बॉडी क्या है, वेरी सिंपल है। ठीक है, क्लियर है। मल्टी सेलुलर में कौन आ जाएगा,
ह्यूमन बीइंग, ये भी क्या है, यूनिसेलुलर। क्लियर? ये जो है ये क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्लियर? यहां तक क्लियर है, समझ आया अच्छे से? एग्जाम्पल कौन सा आ जाएगा मल्टी सेलुलर का, आपको ये देखना है कि मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल कौन सा है। तो आपको क्या लिख देना है, कौन सा ऑप्शन टिक करोगे, ऑप्शन सी। अगर मैं इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज कर दूं और आपसे मैं पूछ लूं कि एग्जाम्पल ऑफ, यहां पे मैं अगर लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, यूनिसेलुलर, और मैं ऑप्शन चेंज कर दूं आपके सामने, मैं क्या कर दूं आपके सामने कि यहाँ पे जो हमारे बैक्टीरिया है और पैरामीशियम है, यहाँ पे मैं लिख दूं प्लांट्स, एनिमल्स में काउज लिख दूं, बफेलो लिख दूं, प्लांट्स, प्लांट लिख दूं, तो क्या ऑप्शन रह जाएगा यहाँ पे आपका, ऑप्शन ए। मैंने ऑप्शन ए को चेंज नहीं किया, मैंने सिर्फ बी और डी ऑप्शन को चेंज किया है, और क्वेश्चन में भी चेंज किया है। क्वेश्चन में क्या चेंज किया है मैंने मल्टी सेलुलर की जगह क्या पूछा आपसे, यूनिसेलुलर, और यूनिसेलुलर में कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन ए। क्लियर? क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को चेंज करने में 2 मिनट लगती है, नोट को इज नोट, नोट है नोट को कट कर दो, नोट नहीं है तो नोट लगा दो, पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, उसको अच्छे से रीड करना है। क्लियर? नेक्स्ट इज विच प्रोसेस हेल्प्स लिविंग ऑर्गेनिज्म टू ऑब्टेन देयर एनर्जी फ्रॉम द फूड, कि कौन सी ऐसी प्रोसेस है जो हमें किसमें हेल्प करती है, विच प्रोसेस विच हेल्प्स टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को हेल्प करती है, किसमें हेल्प करती है, एनर्जी को ऑब्टेन करने में, एनर्जी को लेने में, और वो एनर्जी सोर्स कौन है, हमारा फूड होता है, फूड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, कौन सी प्रोसेस है, फर्स्ट इज डाइजेशन, क्या है, फर्स्ट इज डाइजेशन। डाइजेशन क्या है कि आपका जो फूड है वो बॉडी में जाएगा, ठीक है, फूड इज द एनर्जी सोर्स, इट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, बट वो फूड बॉडी में तो नहीं है ना, लिया गया है ना आउटसाइड द बॉडी, बॉडी से बाहर से लिया, बॉडी में जाएगा, बॉडी में जाने के बाद ही क्या होगा, उसका डाइजेशन होगा। क्या होगा, डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब है कि बॉडी के अंदर फूड जो है वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और वो क्या रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। किसकी प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होगा उस फूड का, उसका ब्रेकडाउन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर? तो वो हमारा फूड का जब ब्रेकडाउन होगा तभी एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन डाइजेशन में क्या आता है कि जो फूड है उसका ब्रेकडाउन तो हो गया, डाइजेशन में हेल्प कौन करेंगे, कौन करेगा डाइजेशन में हेल्प, एंजाइम्स। कौन करेंगे, एंजाइम्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, कैटालिस्ट, बायो कैटालिस्ट उनको बोला जाता है। तो डाइजेशन तो क्या है कि हमने फूड ले लिया, लेकिन फूड का तो ब्रेकडाउन तो हो गया, ठीक है। एनर्जी कैसे रिलीज होगी, अभी मैंने एक डेफिनेशन आपके सामने ही एक्सप्लेन की है, और वही मेरी डेफिनेशन किसकी है, रेस्पिरेशन की। जो मैंने अभी आपके सामने डेफिनेशन की है कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, फूड का ऑक्सीडेशन होना, और ऑक्सीडेशन कब होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होगा ना ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो उससे क्या होगी, हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी रिलीज होगी, और वो हमारा आंसर हो जाएगा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में एरोबिक जो रेस्पिरेशन है, जिसके अंदर कंप्लीट ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, और कंप्लीट जो ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन होगा सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, और वो कितनी एनर्जी रिलीज होती है, वो हमारी होती है 38 एटीपी। और ये कौन से रेस्पिरेशन में, हमारे हमने जो आगे आप जैसे ही 10th क्लास में आओगे तो वहां पे इस टॉपिक को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। एटीपी जो है हमारी ये किस रेस्पिरेशन में होती है, एरोबिक। क्लियर?
और रेस्पिरेशन क्या होता है, एक होती है ब्रीथिंग, एक होता है रेस्पिरेशन। दोनों में प्रोसेस क्या है? ब्रीथिंग इज द क्या है? बट इज ब्रीथिंग, ब्रीथिंग इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस का एक्सचेंज। बट व्हाट इज रेस्पिरेशन? इसमें क्या होता है? ऑक्सीडेशन होगा फूड का और एनर्जी रिलीज होगी। क्लियर? आपसे यही पूछा गया कि एनर्जी कौन सी प्रोसेस में एनर्जी बॉडी को मिलती है? ठीक है, फूड से, फूड से ही मिलेगी एनर्जी। तो एनर्जी का सोर्स तो कौन है? फूड है। बट फूड क्या होगा? फूड का ब्रेकडाउन होगा, फूड का ऑक्सीडेशन होगा, और वो हमारा कौन सी प्रोसेस में होगा? रेस्पिरेशन में। क्लियर है? रिप्रोडक्शन में आपको पता ही है व्हाट इज रिप्रोडक्शन। जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने ही टाइप का एक न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म करता है, एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। एबिलिटी टू प्रोड्यूस द न्यू ऑर्गेनिज्म। क्लियर? एबिलिटी टू प्रोड्यूस द न्यू ऑर्गेनिज्म। क्लियर? ये हमारा हो जाएगा रिप्रोडक्शन। एक्सक्रीशन क्या होता है? व्हाट इज एन एक्सक्रीशन? ये भी एक एग्जांपल है किसका? लाइफ प्रोसेस का। ठीक है, एग्जांपल ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। तो आपका एक्सक्रीशन क्या होता है? द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड का रिमूवल कहां से? आउटसाइड द बॉडी, बॉडी से बाहर रिलीज होना, उसको हम बोल देंगे एक्सक्रीशन। क्लियर? आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी। क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट इज द स्टडी ऑफ सेल्स। स्टडी ऑफ सेल्स किसको बोलेंगे? ये हमने कर लिया, इसको हमने अच्छे से कर लिया। ठीक है, आपको फिर क्लियर ही है, तो ये हमने कर लिया। साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल्स, स्टडी ऑफ सेल्स। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपका? ऑप्शन बी। क्लियर है? स्टडी ऑफ सेल्स को हम क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। द साइंटिफिक नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इज रिलेटेड टू। साइंटिफिक नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हमारा साइंटिफिक या बायोलॉजिकल नेम। देखिए, आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मेरा नाम अंकित है, आपका नाम कुछ और है, क्या वो बायोलॉजिकल नेम है? नहीं है। बायोलॉजिकल नेम क्यों रखे जाते हैं? इसका रीजन ये है कि अगर हम कहीं पे भी वर्ल्ड में कहीं पे भी जाएं, वो नेम वर्ल्ड में वर्ल्ड वाइडली क्या होने चाहिए? एक्सेप्टेड होने चाहिए। मेरा नाम अंकित है, तो ये जो नेम है मेरा, ये एक हिंदी में मेरा एक नाम है, ये बायोलॉजिकली एक्सेप्टेड नहीं है। आप जब किसी अदर कंट्री में जाएंगे और वहां पे जाके आप अंकित बोलोगे, तो वो मुझे ये मेरी आइडेंटिटी है, ये मेरी एक पहचान है। बट नाम मुझे इसलिए दिया गया है, ये मेरी क्या है? एक पहचान है कि मुझे किसी ने अगर पहचानना है, मुझको किसी ने अगर बुलाना है किसी काम के लिए, तो वो मेरा नाम लेके बोलेगा अंकित। लेकिन हमारा बायोलॉजिकल नेम क्या होता है? वो क्या होते हैं? वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होते हैं। हम कहीं पे भी जाए, वो क्या होता है? वहां पे एक्सेप्ट होगा। क्लियर? जैसे कि अब हम सभी क्या हैं? ह्यूमन बीइंग। हम सभी क्या हैं? ह्यूमन बीइंग। फिर उसके बाद क्या है? हमारे सभी के अलग अलग नाम है, लेकिन ह्यूमन बीइंग क्या है? मैं भी हूं, आप भी एक ह्यूमन बीइंग हो। और ह्यूमन बीइंग में हमारा जो बायोलॉजिकल नेम है वो क्या है? वो है होमो सेपियंस। ठीक है, होमो सेपियंस। दिस इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ biological it is a biological name of किसका? ह्यूमन बीइंग। इट इज अ बायोलॉजिकल नेम ऑफ ह्यूमन बीइंग। क्लियर?
ये आपका क्या है, साइंटिफिक नेम बोल सकते हो या बायोलॉजिकल नेम बोल सकते हो। क्लियर। तो हमारा जो साइंटिफिक नेमिंग होती है ऑर्गेनिज्म की, वो किससे रिलेट करती है, वो रिलेट करती है टेक्सोनॉमी। किससे रिलेट करती है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये हमने डिस्कस कर लिया है, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये हमने फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गन, और ये हमने जीन्स की स्टडी ऑफ जीन्स। क्लियर है यहाँ तक सभी को। द साइंटिफिक नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इज रिलेटेड टू द टेक्सोनॉमी। क्लियर है यहाँ तक। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। द नेक्स्ट इज विच वन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। which one is a characteristic feature of all the living organism। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो इसका ऑप्शन मुझे तो पता है, आप आंसर देंगे। एक बार अच्छे से ऑप्शन देख लीजिए। देखिए, सभी ऑर्गेनिजम्स की कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो इसमें आपका आ जाएगा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी किससे मिलके बने हैं, सेल्स से मिलके बने हैं। क्लियर। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्लियर, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। बायोलॉजी हेल्प्स इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। वेरी गुड, मेडिसिन से रिलेटेड है। कोई भी मेडिसिन डेवलप करनी है, मेडिसिन बनानी है, या कोई भी वैक्सीन डेवलप करनी है, सॉरी, वैक्सीन को अगर डेवलप करना है, ठीक है, और जो हमारी मेडिसिन है वो सारी किस में बनती हैं, बायोलॉजी के अंदर ही, ठीक है। अलग अलग ब्रांचेज जो बायोलॉजी की हैं, उन्हीं के अंदर क्या करते हैं हम, कुछ ऐसी हैं जिनके अंदर हम मेडिसिन बनाते हैं, ठीक है। फार्मा इंडस्ट्री जो है हमारी, क्योंकि जो फार्मा इंडस्ट्री है वहाँ पे क्या बनती है, मेडिसिन बनती है। क्लियर। तो ये भी किससे रिलेटेड है, बायोलॉजी, क्योंकि जब आप 9th 10th से आप बायोलॉजी अलग सेपरेट आपकी बुक हो जाती है, 8th तक आपकी साइंस कॉमन है जिसके अंदर तीनों हैं, बट फिर आप क्या करते हैं, बायोलॉजी को मेडिकल 11th एंड 12th मेडिकल में एक अलग स्ट्रीम बन जाती है, और वो स्ट्रीम में आपके अलग अलग सब्जेक्ट हो जाते हैं, फिजिक्स अलग हो जाएगी, केमिस्ट्री अलग, बायोलॉजी अलग हो जाएगी। क्लियर। फिर आपका आप वो डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, आपके पास ऑप्शंस होते हैं। आप अगर बायोलॉजी को सिलेक्ट करते हो तो फिर आप क्या होगा, बायोलॉजी को अगर आप सिलेक्ट करते हो, चूज करते हो अपने कैरियर में, तो आप इस किसी भी यानी फील्ड में आप जा सकते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर इज रिलेटेड टू द बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, ऑल ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। सारे ऑप्शन आपके करेक्ट हैं, तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर होगा। क्लियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, so which scientist proposed the theory of evolution by the natural selection। so फर्स्ट ऑप्शन है जो एरिस्टोटल, हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, एरिस्टोटल। ये जो है कौन है, फादर ऑफ बायोलॉजी। क्लियर। हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, एरिस्टोटल। क्लियर है। चार्ल्स डार्विन, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ द करेक्ट आंसर ऑफ द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय द नेचुरल सिलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 20 जो है उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। रॉबर्ट हुक, ये तो है, किसने क्या था, रॉबर्ट हुक जो है उसने क्या किया था, ही डिस्कवर्ड द सेल, ही डिस्कवर्ड द सेल। क्लियर है, इसने क्या किया था, सेल को डिस्कवर किया। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे फिर आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।